वो प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और ये उसका दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन से। ठीक है, क्या होता है बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग। तो मैंने यहाँ पे आपको देखो 2 डेफिनेशन दी हुई है, या आप अपने हिसाब से पढ़िए, है ना, और उसका मीनिंग निकालिए। मैं आपको बेसिक जो मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन लगी है वो बता रहा हूँ मैं। मर्चेंट जो कि सेबी मर्चेंट बैंकिंग रूल 1992 में दी हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यही है। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं हम। देखो एक बात ध्यान रखो, कभी भी डेफिनेशन जो होती है जो कि किसी ने दिया हुआ स्टेटमेंट की तरह इन्वर्टेड कॉमा में आया है, तो इसको आप अपने हिसाब से मन से समझिए नहीं लिख सकते, आपको इसको एज इट इज़ ही लिख कर आना पड़ेगा, है ना, तभी इसका मीनिंग रहता है कि जैसा बोला गया है वैसा ही इसको लिख कर आना पड़ेगा। जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग है तो आपको डिक्शनरी मीनिंग में जो दिया है वही लिख कर आना है। चार्ल्स पी किंडलबर्गर ने जो मीनिंग दिया है वही आपको लिख कर आना है। और सेबी मर्चेंट बैंकिंग रूल्स 1992 ने जो दिया है वही अपने को लिख कर आना है। तो क्या दिया है समझते हैं। मर्चेंट बैंकर मीन्स एनी पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द business of issue management either by arrangement regarding selling, buying or subscribing to securities, or acting as manager, consultant, advisor or rendering corporate advisory service in relation to such issue management। देखो इसमें बेसिकली फोकस करा गया है इशू मैनेजमेंट के ऊपर। क्या बोला गया है कि मर्चेंट बैंकर का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किस बिजनेस किस काम में इंगेज्ड है, वो इश्यू मैनेजमेंट के काम में इंगेज्ड है। अब इश्यू मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। इश्यू मैनेजमेंट मैंने आपको पहले समझाया था। इश्यू मैनेजमेंट मतलब होता है कि जब कोई भी नई सिक्योरिटी पहली बार मार्केट में आती है या मार्केट में इश्यू होती है तो उसको पूरी तरह से मैनेज करना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर मर्चेंट बैंकर ये सारे काम करते हैं। हो सकता है कंपनी को अलग अलग मर्चेंट बैंकर को, अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना पड़े अलग अलग वर्क के लिए। अब इसमें इश्यू मैनेजमेंट में वर्क क्या होते हैं। सबसे पहला वर्क होता है सेलिंग का, इशू को, बाइंग का, सब्सक्राइबिंग का, सिक्योरिटीज को। ठीक है, अब जो सेलिंग बाइंग सब्सक्राइबिंग का डिफरेंस समझो तीनों में। सेलिंग मतलब कि जब भी आप इशू को कोई भी शेयर इशू होता है उसको पब्लिक को सेल करना, पब्लिक के पास प्रमोट करना। आपने कभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर जब भी कोई आईपीओ आता है, अगर नहीं देखा तो देखना, आप जाकर नोटिस करना इस चीज़ को। जब भी कोई आईपीओ मार्केट में नया आता है तो करीब आधे पेज का न्यूज़पेपर में ही उसका विज्ञापन आता है, और भी वो जो हमारा मर्चेंट बैंकर होता है वो अलग अलग तरीके से उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये है इशू मैनेजमेंट, सेलिंग के लिए प्रमोट करना। दूसरा बाइंग और सब्सक्राइबिंग। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई आईपीओ इशू हुआ, मैंने आपको बताया था अंडर राइटिंग वर्क, उसमें क्या होता है जब भी कोई आईपीओ इशू होता है, अगर मान लो कंपनी को ज़रूरत है 1 लाख करोड़ की, या चलो कम मान लेते 10,000 करोड़ की ज़रूरत है कंपनी को, 10,000 करोड़ कंपनी रेज करना चाहती है इशू के द्वारा, आईपीओ इशू के द्वारा, है ना, पर चूंकि आईपीओ से उसे सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए ही मिल पाए, ठीक है, तो 20,000 करोड़ की व्यवस्था कौन करेगा। 20,000 करोड़ मर्चेंट बैंकर खुद अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि वो बाय भी करता है सिक्योरिटीज को। ठीक है, तो ये तो मेन 3 काम होते हैं। पहला एडवर्टाइजिंग का, इशू को पब्लिक तक पहुंचाना। दूसरा अंडर राइटिंग वर्क, जिसमें वो बाइंग का काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि मैनेजर की तरह एक्ट करता है, मैनेज करता है सिक्योरिटीज़ को। जो भी काम होते हैं उसमें इशू मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का वो सारा वर्क करेगा। कंसल्टेंट की तरह वर्क करता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कंपनीज को, उनकी कितनी बुक वैल्यू रहना चाहिए, कितने पर इशू करना चाहिए, कितने प्राइस पर, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने का काम करता है, एडवाइस करता है। ठीक है, और वो सारे वर्क करता है जो कि इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं और एक मर्चेंट बैंकर कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली मर्चेंट बैंकर।
जो कि किससे डील करता है, इशू मैनेजमेंट से डील करता है। यहाँ पर आपको इशू में देखो, इसकी एक और डेफिनेशन देखो ऊपर, जो कि डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन डेट अंडरराइट्स कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड एडवाइजेस क्लाइंट ऑन इशू लाइक कॉर्पोरेट मर्जर्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व्स इन ओनरशिप ऑफ कमर्शियल वेंचर्स। इसमें भी अंडर राइटिंग की बात कर शुरू में ही कर दी इसने। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये अंडर राइटिंग क्या होता है, इसमें वो बात इसने भी शुरू में ही कर दी। उसके अलावा इसने एक और चीज़ को ऐड करा है, मर्जर्स एक्विजिशन को भी ऐड करा है। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं इशू की, इशू मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है किसी कंपनी के शेयर्स को पहली बार मार्केट में इशू करना। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो उसके एडिशनल शेयर्स को मार्केट में इशू करना। इसमें ये भी पॉसिबल है कि कंपनी के राइट इशू करना। राइट इशू का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को स्पेशल राइट दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, नए शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत बार आपने, अगर आपके कोई पिताजी कोई गवर्नमेंट कंपनी में PSUs में वर्क करते हो, तो आपने ये बात नोटिस करी कि उनको भी बहुत बार बोला जाता है कि आप चाहे तो इस कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। डिस्काउंट में मतलब कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो आप नए शेयर इशू हो रहे हैं, आप उसको 80 रुपये में हमसे खरीद सकते हैं। फिर आपकी इच्छा, आपको रखना हो तो अपने पास रखिए, नहीं तो कि आप 20 रुपये का फायदा कमा के 100 रुपये में शेयर मार्केट में उसको बेच सकते हो। तो इसको बोलते हैं राइट इशू करना। उसके अलावा अगर कोई दो कंपनियां हैं वो मर्ज होना चाहती है, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल अभी आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, अब आइडिया वोडाफोन एक ही कंपनी है, तो उनको मर्ज करने का काम किसने करा, वो भी एक मर्चेंट बैंकर ही करता है। ठीक है, अभी बहुत सारी बैंकें एक दूसरे के अंदर विलय हुआ है, 4 बड़ी बैंकें बनी हैं, वो काम भी मर्चेंट बैंकर ने ही करा है। ठीक है, तो ये सारे काम इशू मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, और एक मर्चेंट बैंकर के मोस्ट ऑफ द वर्क इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका मीनिंग और डेफिनेशन हमने समझा इसका। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो देखो, पहला नेचर तो होता है कि जो भी जनरल सेविंग है पब्लिक की, उसको चैनलाइज करना किसमें, इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपके पास में जो भी पैसा है सेव कर रखा है, आपने घर में रखा हुआ है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो पैसा आपके घर में रहे। देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पैसा आपके पास में घर में रहे एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में पैसा घर में है, आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है देश की इकोनॉमी में। लेकिन अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आपको भी फायदा है कि आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस वो गवर्नमेंट वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ है, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो योगदान दे रहा है आपका पैसा, है ना। तो मर्चेंट बैंकिंग बैंकर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो जो भी सेविंग्स है जनरल पब्लिक की, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। ठीक है, मतलब कि आपको घर में गुल्लक में पैसा नहीं डालना है, उसकी जगह आप जाकर उसको इसके शेयर्स या म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड, ऐसी कोई भी चीज़ आप खरीद लीजिए, तो वो गवर्नमेंट के काम आएगा पैसा। ठीक है, अगली चीज, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज इन शेयर इशू लाइक रजिस्ट्रार, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, अंडरराइटर, ब्रोकर एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड, शेयर्स इशू से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है पहले वो एक एक करके देखो। पहले इसने बोला रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। पूरा इसका काम क्या होता है, ये एक एजेंट होता है जो कि पूरा इशू मैनेजमेंट का पेपर वर्क संभालता है। इसको भी सिर्फ इतना समझो कि पेपर वर्क पूरा इशू मैनेजमेंट का, कोई भी शेयर इशू करते हैं उसका पेपर वर्क पूरा ये संभालेगा, उसकी बुक वैल्यू डिसाइड करेगा। बुक वैल्यू मतलब कि वो वैल्यू जिस पे कंपनी अगर आज लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर के पास में कितना पैसा आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार ही वो व्यक्ति होता है जो कि सारे लीगल वर्क भी संभालता है इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो रजिस्ट्रार हुआ। बैंकर्स, अगर जब भी शेयर्स इशू होंगे तो शेयर होल्डर्स पैसा कुछ देंगे, वो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो वो वर्क बैंकर्स आ गए यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग एजेंसी,
अब देखो, अगर कोई मर्चेंट बैंकर है, उसको पब्लिकली पब्लिसिटी करनी है किसी भी शेयर्स की, किसी भी इशू की, तो वो डायरेक्ट तो करेगा नहीं, वो कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगा जो कि पूरा एडवर्टाइजिंग का, पब्लिसिटी का खर्चा काम करेगी। मतलब अंडर राइटिंग मैंने आपको बताया है कि बचे हुए शेयर्स को परचेज कर लेना। और ब्रोकर्स, ब्रोकर्स वो व्यक्ति होता है जो कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं कर सकते। कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं कर सकता है, उसके लिए उससे कोई ना कोई एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ये रूल है, समझ लो इसको। आप सोचो कि हम बिना ब्रोकर के स्टॉक मार्केट में काम कर ले तो गवर्नमेंट भी आपको परमिशन नहीं देगी, आपको कोई ना कोई ब्रोकर रहेगा और आपको उसके थ्रू ही शेयर बाजार में परचेसिंग या सेलिंग शेयर्स की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो भी इंटरमीडिएट से ऐसे बहुत सारे होते हैं, रजिस्ट्रार, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, अंडर राइटर, ब्रोकर्स, इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना, ठीक, जिससे कि इशू मैनेजमेंट का वर्क अच्छे से बिना कोई प्रॉब्लम के हो पाए। अगला पॉइंट है इन इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं मार्केट के, ठीक है, उन सबका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ को इंश्योर करना। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं पता है, क्योंकि देखो इंडिया के स्टॉक मार्केट में ही कम से कम 6-7 हज़ार कंपनियां हैं। अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पहली बार इंडिया में आया तो वो किस में इन्वेस्ट करे? 6-7 हज़ार कंपनियों में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है? तो क्योंकि वो आएगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 करोड़ लेके आएगा, वो आएगा कम से कम 1000 करोड़ रुपया लेके, 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपया लेकर वो आएगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि आगे चल के हमें अच्छा खासा रिटर्न दे। उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं कि आप इस फलानी इंडस्ट्री में आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट के अलग अलग ऐसी लिमिट बनी हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। तो अब ये कैसे कंफर्म करें कि किस में करना है, किस में करना सही है, किस में हम कर पाएंगे? उसके लिए वो एक मर्चेंट बैंकर को हायर करते हैं। वो उनको एडवाइस करता है कि सर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, इनमें मत करिए, इनमें रिटर्न ज़्यादा है, इनमें रिटर्न कम है। पूरा इनको एडवाइस करेगा और हो सकता है उनका पोर्टफोलियो भी वो हैंडल करे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एडवाइस करने का काम भी मर्चेंट बैंकर करता है। उसके बाद में छोटी इंडस्ट्रीज होती है, मीडियम और स्मॉल साइज की, और कुछ मैक्रो साइज की इंडस्ट्रियाँ भी, ठीक है, उन सभी को टेक्निकल और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकर। अब देखो टेक्निकल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में डिफरेंस समझो, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज मतलब कि जो भी फाइनेंस, पैसों से, देखो यहाँ पर पैसों की ही बात हो रही है ना। टेक्निकल में ये नहीं है कि उनकी मशीन जाके सुधारेगा। टेक्निकल का मतलब ये है कि जो भी उनको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनका प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है या उसको मैनेज करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी में उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि अगर कोई कंपनी को लोन लेना है, अब उसको जाकर बैंक के पास अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, ठीक है, और अलग अलग बैंकों से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए भी असिस्ट करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर मर्चेंट बैंकर। अब बात करें मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर की इंडिया में, तो वो कुछ जो कि मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बेसिकली 4 टाइप के लोग उसको हैंडल करते हैं। या तो फॉरेन बैंक्स, मर्चेंट बैंकिंग में फॉरेन बैंक्स भी जो है इंडिया में वर्क करती है। आप कोई भी फॉरेन बैंक के पास जा सकते हो जो कि मर्चेंट बैंकिंग का वर्क करती है और वो आपको हेल्प करेगी। इंडियन बैंक्स भी इसके अंदर लगी हुई है। अब इंडियन बैंक्स 2 टाइप से लगी है, या तो उन बैंक का ही कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई एक डिवीजन है, या फिर उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी खोल ली है। अब डिवीजन और सब्सिडरी में एक डिफरेंस समझो, ठीक है। जैसे कि देखो,
डिवीजन मतलब ये होता है कि एक पार्ट, मतलब कि एक डिपार्टमेंट है उसी बैंक का। जैसे कि हम देखते हैं बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उसके साथ में उन्होंने एक कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट भी बना देती है, और वो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में मर्चेंट बैंकिंग के काम होते हैं। या फिर इससे एक और स्टेप आगे हम बात करते हैं सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस की। सब्सिडरी मतलब कि गवर्नमेंट बैंक है, वो एक कंपनी है, उसने अपने अंडर में एक और कंपनी खोल ली जिसकी कंप्लीट ऑनर वो पेरेंट कंपनी, दो कंपनियां हैं, मान लो ये ए कंपनी है, ठीक है, इसने अपने अंडर में एक और कंपनी खोल ली है, ठीक है। तो ये होता है सब्सिडरी कंपनी। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि जैसे कि हमारे हो गया हमारा बजाज फिंसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ऐसी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट मर्चेंट बैंकर भी रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फॉरेन बैंक कौन कौन से इसमें एक्टिव है। तो मेन तो ग्रिंडलेस बैंक, सिटी बैंक का आपने नाम काफ़ी सुना होगा, चार्टर्ड बैंक और हांगकांग बैंक, ऐसी कुछ फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया के अंदर वर्क करती है। एसबीआई इंडिया की पहली बैंक थी जिसने मर्चेंट बैंकिंग का काम इंडिया में स्टार्ट करा था, ये चीज़ याद रखना। एसबीआई इंडिया की पहली बैंक थी जिसने इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग का काम स्टार्ट करा था। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आईसीआईसीआई, अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आईसीआईसीआई बोला है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं बोला है। आईसीआईसीआई बैंक एक अलग चीज़ है और आईसीआईसीआई एक अलग चीज़ है, हालांकि ये दोनों है आईसीआईसीआई की सब्सिडरी, ठीक है, मतलब कि अलग अलग कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी इनकी एक है। जैसे कि रिलायंस का आप देखोगे तो रिलायंस की पावर एक अलग कंपनी है, रिलायंस जियो एक अलग कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन एक अलग कंपनी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग कंपनी है, पर इनकी पेरेंट कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका ऑनर मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पेरेंट कंपनी हो गई, और बाकी जो भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस जियो, रिलायंस नवल, ये सारी कंपनियां उसकी सब्सिडरी कंपनियां कहलाएगी। तो आईसीआईसीआई एक पेरेंट कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई भी मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है। आईआरसीआई इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है। आईआरसीआई के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंडिया में जो भी मर्जर एंड एक्विजिशन का काम होता है उसका मैक्सिमम वर्क ये आईआरसीआई ही करता है। मर्जर एक्विजिशन मैंने आपको बताया है क्या होता है, उसका जो भी वर्क होता है वो मैक्सिमम आईआरसीआई के हाथों से ही होता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है मेन कंसंट्रेशन इज ऑन मर्जर्स, अमलमेशन एंड टेक ओवर। उसके अलावा कुछ प्राइवेट मर्चेंट बैंकर भी एक्टिव हैं, कुछ इंडिया में फेमस नाम है जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, वीबी देसाई कंसल्टेंट एक्सेट्रा। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए